चलिए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। आज जो है इसको ख़त्म कर देते हैं। जो भी बाकी बचा उचा है इस चैप्टर में सब चीज़ को निपटा देते हैं। मतलब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। और इसके बाद स्पेशली ये अनाउंसमेंट ऑनलाइन वालों के लिए है। और ऑनलाइन जो 7 से 7:30 से 9 फाउंडेशन बैच है, उस बैच में जो नया इतिहास शुरू हुआ है, तो इतिहास जो आपको शुरू हुआ है 7 से 9 फाउंडेशन बैच के छात्रों को ऑनलाइन जो है उसमें कर दिए हैं। तो आप 7 से 9 फाउंडेशन बैच के ऑनलाइन छात्र 5 से 7 में आप इतिहास पढ़ सकते हैं। आप इतिहास पढ़ लीजिए, जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। जल्दी सिलेबस खत्म होगा, समय मिलेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का। तो 7 से 9 ऑनलाइन बैच के जितने भी छात्र हैं 5 से 7 आप इतिहास पढ़ लीजिए। आपके बैच में जो है उस क्लास को हम लाइव करवा देते हैं, तो आप कीजिए उसको। हम क्या बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले समझ पा रहे होंगे। चलिए, दीजिए तो कॉपी जी। चलिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम लोग सांविधिक संस्था को देख रहे थे। यही ना, सांविधिक संस्था को देख रहे थे। तो 2 4 5 क्वेश्चन पूछते हैं, आप उन प्रश्नों का जवाब दीजिए, ठीक है? और जिनसे पूछते हैं वही जवाब दीजिएगा। है खड़ा हो। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? 1993। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये तो हम ही बता दिए। भारत के राष्ट्रपति 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करते हैं। जो 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं, 6 सदस्यों में कौन कौन शामिल होते हैं, एक एक करके नाम बताइए। पहला प्रधानमंत्री, ठीक है। अध्यक्ष, हाँ ठीक है, ठीक है। और एक केंद्रीय गृह मंत्री। बैठ जाइए। इसके बाद व्हाइट टी शर्ट उठिए, तो लड़का उठिए, इधर इधर इधर। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, जो उठे। हाँ, 7 आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन है वो 7? क्या? हाँ, पढ़ा लिखा कीजिए, बैठ जाइए। चलिए, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में बताए थे। अब देखिएगा कि जैसे हमारा कुछ मौलिक अधिकार होता है, वैसे ही हमारे कुछ मानवाधिकार भी होते हैं। तो कौन कौन से हमारे मानवाधिकार हैं, इसको आप समझिएगा, ठीक है? एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ लिखवा भी देंगे। जैसे अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। जैसे कि विधि के समक्ष समानता,
और अस्पृश्यता का अंत, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं। हाँ या ना? हाँ, मौलिक अधिकार है। उसी प्रकार से मानव होने के नाते हमें कुछ अधिकार है। मानव होने के नाते जो हमें कुछ अधिकार है उसी को मानवाधिकार कहा जाता है। आपको वैश्विक स्तर की एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका नाम है यूएनओ। वैश्विक स्तर की एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 ईस्वी में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 ईस्वी में, और ध्यान रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो टोटल 6 अंग है उसमें एक है सुरक्षा परिषद, दूसरा है महासभा, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा है सचिवालय, छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें से जो महासभा है, महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक अंग महासभा है, जिसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है, महासभा के द्वारा 1948 ईस्वी में लोगों के मानवाधिकार की घोषणा की गई। और महासभा के घोषणा के अकॉर्डिंग मानवाधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। जीवन का अधिकार के बाद जो है आपको शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। फिर आपको आवास का अधिकार, आवास का अधिकार आता है। फिर आपको आवास के अधिकार के बाद चिकित्सा का अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। फिर आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। फिर आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, यह भी मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। फिर आपको निजता का अधिकार, यह भी मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। फिर आपको कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून के समान संरक्षण का अधिकार, यह भी मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसमें से कुछ चीज आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है, जैसे कि कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। वाक एवं अभिव्यक्ति 19 के तहत मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के तहत मौलिक अधिकार है। 23 और 24 के तहत मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार 21 के क के तहत मौलिक अधिकार है। मतलब कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो मौलिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार के श्रेणी में भी आता है। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो मौलिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार की श्रेणी में भी आता है। कल के डेली टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन दिए हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के घोषणा के अनुरूप निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रावधान मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं? उसमें ऑप्शन हम दिए हुए थे और उसका आंसर होता 1 2 3 सभी होता। समझ गए? सभी होता मतलब आप इसको ऐसे समझिएगा कि ये ऐसे अधिकार है जो मानवाधिकार और मौलिक अधिकार दोनों के अंतर्गत आता है। ये ऐसे अधिकार है जो मानवाधिकार और मौलिक अधिकार दोनों के अंतर्गत आता है। अगर मान लिया जाए कि आपसे पूछा गया निजता का अधिकार कैसा अधिकार है, ऑप्शन ए में मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी में मानवाधिकार, ऑप्शन सी में कानूनी अधिकार, ऑप्शन डी में ए और बी दोनों, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। लेकिन ध्यान रहे कि ऑप्शन डी में ए और बी दोनों ना रहे बल्कि कुछ और ही रहे, तब क्या मारिएगा? तब तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
तो उस कंडीशन में आपको मौलिक अधिकार मारना है। क्या मारना है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मारना है। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन समझ रहे हैं? अब नीचे से लिखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के घोषणा के अनुसार रवि कुमार, अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग प्रतिवेदन क्या है? एक तो रवि कुमार रुक रुक कर चल रहा है, रुक कर नहीं चल रहा है। दूसरा, रवि कुमार का क्वेश्चन ये है कि अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग प्रतिवेदन क्या है? समझाए थे हम आपको, नहीं समझाए? क्या बात करते हैं? ठीक है, समझिए 1 मिनट, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? देखिए, एगो संघ लोक सेवा आयोग होता है, एगो राज्य लोक सेवा आयोग होता है। संघ लोक सेवा आयोग एगो, राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। अब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग जो है राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये राज्यपाल के प्रति जवाबदेह है। तो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो अध्ययन करता है, उस आधार पर अपना प्रतिवेदन, अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है, और भारत के राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। तो प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट, सिफारिश। संघ लोक सेवा आयोग अपना सिफारिश अनुच्छेद 323 के तहत भारत के राष्ट्रपति को करते हैं, और भारत के राष्ट्रपति इसको संसद के पटल पर रखवाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है, अपना सिफारिश राज्यपाल को देता है अनुच्छेद 323 के तहत, और राज्यपाल जो है इसे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है, राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। ठीक है, यही है प्रतिवेदन, और क्या है? उस रोज इतना नहीं समझा है, क्या बात करते हैं? समझाए हुए हैं, क्लास आप लोग करते हैं नहीं? चलिए लिखिए। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के घोषणा के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के घोषणा के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के घोषणा के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के घोषणा के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के घोषणा के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान, निम्नलिखित प्रावधान निम्नलिखित प्रावधान मानवाधिकार के अंतर्गत, मानवाधिकार के अंतर्गत मानवाधिकार के अंतर्गत आता है, आता है। जैसे जीवन का अधिकार, जैसे जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार के बाद शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार के बाद आवास का अधिकार, आवास, आवास का अधिकार, आवास का अधिकार, उसके बाद भोजन का अधिकार, भोजन, भोजन का अधिकार, भोजन का अधिकार, आगे चिकित्सा का अधिकार, आगे चिकित्सा का अधिकार,
चिकित्सा का अधिकार। आगे आगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे निजता का अधिकार। निजता, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। आगे आगे निजता का अधिकार। आगे निजता के अधिकार के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार। और कानून के समान संरक्षण का अधिकार। कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार। कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का समान संरक्षण का अधिकार। जिनका भी डाउट क्वेश्चन है आप लिखिए, ठीक है। सही बताए हैं अंजनी कुमारी सही बताए हैं, सही है। 26 जनवरी 1957 को हुआ है। अभिनंदन कुमार, पॉलिटी खत्म होते होते मिल जाएगा। पॉलिटी जब खत्म होने लगेगा ना, होते होते मिल जाएगा। चलिए, जो भी दिक्कत है कमेंट में लिखिए। हम कमेंट पढ़ने के चक्कर में, जो आपके जवाब देने के चक्कर में पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। लिखिए, हम लड़का को बोल दिए, वो क्वेश्चन लिखेगा, आपका क्वेश्चन लेगा, हम बताएंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, मानवाधिकार आयोग खत्म हो गया, ठीक है। आगे हेडिंग मारिए राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आपको जो भारत है, भारत में ऐसी मान्यता है, और मान्यता ही नहीं है बल्कि ये सच्चाई भी है कि भारत में जो महिलाएं हैं पुरुषों की तुलना में पीछे है। हर दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो भारत की महिलाएं पुरुषों की तुलना में पीछे हैं। लेकिन आबादी में लगभग बराबर है। आबादी में लगभग बराबर है, बराबर नहीं है लेकिन लगभग बराबर है। अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो क्या सिर्फ पुरुष को आगे बढ़ाकर देश का संपूर्ण विकास संभव है? नहीं। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, देश का चौतरफा विकास करना है, सार्वभौमिक विकास करना है, तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी विकास होना चाहिए। महिलाएं भी समाज की मुख्य धारा में आए और धीरे धीरे भारत की महिलाएं
समाज की मुख्य धारा से जुड़ रही है। आज से अगर आप 10 बरस 15 बरस पहले चले जाइएगा, पुलिस विभाग में बहुत कम महिलाएं मिलती थी। आज जाकर के देखिए, मिलेगा आपको महिला, लेकिन फिर भी अभी पुरुष और महिला का अनुपात बराबर नहीं हुआ है, बराबर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में ज्यादा मिलेगा। तो हमारे देश की महिलाएं जो पीछे है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया गया है। और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत ही समाज की मुख्य धारा से महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित हुआ। और 1990 ईस्वी में जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित हुआ, इस अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। और राष्ट्रीय महिला आयोग बहुसदस्यीय निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के द्वारा की जाती है। अगर इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को त्यागपत्र देना है तो वह अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को देता है। अगर इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाना है तो पद से हटाता भी केंद्र सरकार ही है, पद से हटाता भी केंद्र सरकार ही है। केंद्र सरकार पद से तब हटाता है जब दिवालिया हो जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जब दिवालिया हो जाते हैं, मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं, कार्य करने में सक्षम नहीं रह जाते हैं, इन सभी स्थितियों में उन्हें पद से हटा दिया जाता है। और सामान्य तौर पर महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। सामान्य तौर पर महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, यह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था है। भारत सरकार का कई सारा मंत्रालय है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय है, पेट्रोलियम मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है। उसी में जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन ही राष्ट्रीय महिला आयोग नामक संस्था काम करती है। या यूं कहे कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नोडल संस्था है, यह भी हम कह सकते हैं। और देश के भीतर जब राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा श्रीमती जयंती पटनायक बनी थी, जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता श्रीमती रेखा शर्मा जी है। ठीक है। और जैसे केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग है, राज्य स्तर पर राज्य महिला आयोग है। अगर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वह अपना कंप्लेन जाकर के राज्य महिला आयोग में जो है कर सकती हैं। और ध्यान रहे कि हाल फिलहाल में बाबा आरामदेव समझ ही गए होंगे, हाँ, हुए को स्टेटमेंट दिया है महिला को लेकर। स्टेटमेंट यह दिया है कि महिलाएं साड़ी पहनती है तब भी अच्छी लगती है, सूट पहनती है तब भी अच्छी लगती है, और कपड़ा नहीं भी पहनती है तब भी अच्छी लगती है। बाबा आरामदेव का स्टेटमेंट है ये। बताइए, इतना कुछ भी जो मन में आया बोल दिए, समझे। यही अगर कांग्रेस का कोई नेता बोल देता, उस पर देशद्रोह का आरोप लग जाता, राजद्रोह का आरोप लग जाता। लेकिन बाबा आरामदेव है तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, समझे। तो
इतने बड़े उद्योगपति को, इतने बड़े बाबा को इस प्रकार का स्टेटमेंट शोभा नहीं देता है। और उस पर जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का महिला आयोग एक्शन लिया है, ठीक है, उसको फटकारा है बाबा रामदेव को। आप कैसे ये सब बता रहे हैं, कुछ भी बक दे रहे हैं, समझे? लगता है दिमाग का तार उसका छोड़ दिया हो, ठीक है। देखिए होता है कि अति कोई भी चीज खराब होता है। अति आप खाना भी खाइएगा तो वो आपके लिए जहर है। अति अगर आप पढ़िएगा भी तो आपका दिमाग का तार छोड़ देगा। अति ऐसे ऐसे कीजिएगा तो उससे भी दिमाग का तार छोड़ देता है। तो वैसे ऐसे करने के कारण जो है ना उसका दिमाग का तार छोड़ दिया, कुछ वो बकते रहता है। लिखिए अब, राष्ट्रीय महिला आयोग है। क्या हो रहा है, काहे खिचड़ी पका रहे हैं आप लोग? लिखिए, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण रवि कुमार सुप्रीम कोर्ट ही करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है। शक्ति कुमार कंफ्यूजन में मत रहिए। 5 से 7 बैच में जाकर के आप हिस्ट्री कीजिए, 5 से 7 बैच में जाकर आप हिस्ट्री कीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 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 उद्देश्य से, उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित हुआ। उन्नीस सौ 1990 में पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर ही 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 जनवरी 1992 ईस्वी में जनवरी 1992 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। 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 यह आयोग, उसी में यह आयोग भारत सरकार के यह आयोग भारत सरकार के महिला एवं यह आयोग भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यह आयोग भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था है। संस्था है।
उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इस निकाय के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति इस निकाय के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इस आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को ही देता है। इस आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को ही देता है। इस आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को ही देता है। सामान्य तौर पर रवि कुमार जी, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग स्वयं भी देख रहे हैं, आप मोबाइल में देख सकते हैं, चल रहा है, यहां से कोई रुकावट नहीं है। आप में प्रॉब्लम होगा, आप देखिए। प्रॉब्लम होता है तो हम लोग तो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आज नेटवर्क इश्यू है। सामान्य तौर पर इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। सामान्य तौर पर इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। तीन वर्षों का होता है। 3 वर्षों का होता है। फुल स्टॉप। तीन वर्षों का होता है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। उसी में इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को केंद्र सरकार के द्वारा ही पद से हटाया जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को केंद्र सरकार के द्वारा पद से हटाया जाता है। अब नीचे से नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा। नोट देकर के लिखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा श्रीमती जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा श्रीमती जयंती पटनायक तथा वर्तमान में अध्यक्षा रेखा शर्मा है।
रेखा शर्मा है, फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए आशुतोष गुप्ता जी, उसका रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप देख सकते हैं। या फिर 7 से 9 बैच में हम ज्योग्राफी लाएंगे पॉलिटी के बाद, और उसके बाद जब ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तब वहां पर हिस्ट्री लाएंगे, तो आप अपना पढ़िएगा। राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, समझ गए। राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। चलिए अब आगे सुनिए, आगे आइए। एक है आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग आपको भ्रष्टाचार समाप्त करने को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ है। भ्रष्टाचार की समाप्ति को लेकर भारत सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, इसको लेकर आपको संथानम आयोग का गठन हुआ था 1962 में। संथानम आयोग का गठन जो हुआ था, संथानम आयोग ने जो सिफारिश करी, संथानम आयोग के सिफारिश पर ही संथानम आयोग के सिफारिश पर ही संथानम आयोग के सिफारिश पर ही आपको 1964 ईस्वी में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर संथानम आयोग के सिफारिश पर, भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर संथानम आयोग के सिफारिश पर, संथानम आयोग के सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग भी एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा कुछ अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, और जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और भारत के राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, बल्कि 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करते हैं। और जिस 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करते हैं, उस 3 सदस्यीय समिति में एक आपको पीएम प्रधानमंत्री होता है, दूसरा आपको गृह मंत्री होता है, और तीसरा आपको लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। तीसरा आपको लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है। यही तीनों को मिलाकर जो समिति गठित किया जाता है, उस समिति के द्वारा ही जो सिफारिश की जाती है, उसी के सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त या अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। और ध्यान दें कि जो आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसमें आप अगर एक बार मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्त बन गए, बनने के बाद अगर आपका कार्यकाल समाप्त हो गया या आप त्यागपत्र दे दिए या आपको पद से हटाया गया, तो दोबारा आप इस आयोग का सदस्य नहीं बन सकते हैं। मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्त का,
4 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले पूरा हो उस अनुसार ये लोग अपने पद को छोड़ते हैं, उस अनुसार ये लोग अपने पद को छोड़ते हैं। और इन्हें पद से हटाने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को ही होता है। इन्हें जो पद से हटाया जाता है वह भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। तो नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग विद्यार्थी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है जी? बहुत विद्यार्थी मैसेज कर रहा है। यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो बोलिए ना, बोलेगा कि क्या दिक्कत है। विद्यार्थी को कहाँ क्या दिक्कत आ रहा है? तो अभी तो नहीं रुक रहा है। रुक कहाँ रहा है वो? यहाँ पर तो हम लोगों के तरफ से जो है यहाँ पे एकदम अच्छा चल रहा है। अब पता नहीं कि हो सकता है आपका नेटवर्क इश्यू हो, लेकिन 2-3-4 विद्यार्थी मैसेज कर रहा है, समझे? बात थोड़ी का अजीब हाल है। रवि कुमार जी पिछला क्लास नहीं किए हैं, नोटंगी करते हैं। जाकर के पिछला क्लास कीजिए, कब कब हुआ है संशोधन। ठीक है, यानी ये ओवर स्मार्ट बन रहा है। जो बात पिछले क्लास में बताए हैं वो जो है क्वेश्चन कर रहा है। जाकर के पिछला क्लास कीजिए, बताए हुए वहां पर नहीं बताए हैं जी, एकदम बताए हुए हैं। लिखाए नहीं है, हमको पूरा याद है, लिखाए नहीं है, लेकिन बताए हुए हैं। 2006 में संशोधन हुआ है, 2019 में हुआ है, लिखवाए भी हैं। हाँ ठीक तो है, यानी क्लास करता है नहीं, फालतू का आकर के जो है लिखिए। संथानम आयोग के सिफारिश पर बताया हुआ क्वेश्चन जो है फालतू का करता है। अरे जो नहीं बताएं वो कीजिए ना, तो बताएंगे। संथानम आयोग के सिफारिश पर, संथानम आयोग के सिफारिश पर भ्रष्टाचार को रोकने हेतु, भ्रष्टाचार को रोकने हेतु भ्रष्टाचार को रोकने हेतु 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को इस आयोग को 1998 ईस्वी में इस आयोग को 1998 ईस्वी में सांविधिक आयोग, सांविधिक आयोग, इस आयोग को 1998 ईस्वी में सांविधिक आयोग, सांविधिक आयोग, सांविधिक आयोग का दर्जा दिया गया। सांविधिक आयोग का दर्जा दिया गया। सांविधिक आयोग का दर्जा दिया गया। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, उसी में लिखिएगा, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है
यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक मुख्य आयुक्त, इसमें एक मुख्य आयुक्त तथा कुछ अन्य आयुक्त होते हैं। तथा कुछ अन्य आयुक्त होते हैं जिसकी नियुक्ति जिसकी नियुक्ति जिसकी नियुक्ति जिसकी नियुक्ति जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति तीन सदस्यीय समिति के सिफारिश पर तीन सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करता है। जो निम्न है। एक नंबर में प्रधानमंत्री, जो निम्न है, तीन सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करता है। एक नंबर में प्रधानमंत्री, दो नंबर में गृह मंत्री, तीन नंबर में लोकसभा में विपक्ष का नेता। तीन नंबर में लोकसभा में विपक्ष का नेता है। हीरो नहीं लिख रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं। उधर 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 तकइए तो आप ही को बोल रहे। हाँ हाँ हाँ, खड़ा होइए खड़ा होइए। नहीं लिख रहे हैं, पेन खत्म हो गया तो बौक है, मुंह में आवाज ना है, बधिर है। पेन है जी दूगो, बिना मांगे तो भीखो नहीं मिलता है। दीजिए उसको पेन, दीजिए उसको। मुंह देख रहा है सबका महाराज। यानी आते हैं तो कौन चीज कोरेक्स पी के आते हैं क्या? एकदम पते नहीं रहता है पेन है कि ना। बिहार में तो शराब मिल नहीं रहा है तो क्या पिएगा? कोरेक्सन पिएगा। कोरेक्सन नहीं मिलता है, भले नहीं मिलता है। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट अब स्टार मार के लिखिए। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल, इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल, इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल, इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। फुल स्टॉप। अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को देते हैं। फुल स्टॉप। उसी में इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से, इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से, इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से
इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से भारत के राष्ट्रपति ही पद से भारत के राष्ट्रपति ही हटाते हैं, भारत के राष्ट्रपति ही हटाते हैं। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। देखिए सुनिए ध्यान से, आपको यानी सरकार जो कोई भी कार्य करती है, सरकार जो कार्य करती है, मोदी जी जो कार्य करते हैं, क्या उनके बाबूजी राजा महाराजा थे कि पैसा दे दिए मोदी जी को, बोले जाओ देश का विकास करो? आए? नहीं ना जी, नहीं है। ठीक है, मोदी जी जो देश का विकास करते हैं, देश की जनता के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, देश की जनता के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, उस टैक्स का कलेक्शन करते हैं जीएसटी के माध्यम से। मोदी जी को राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी रुपया की प्राप्ति होती है, और फिर मोदी जी उसी के माध्यम से देश का विकास करते हैं। तो अब टैक्स देता कौन है? हम देते हैं, आप देते हैं, यानी भारत की आम जनता टैक्स देती है। आप कपड़ा खरीदिएगा उस पर जीएसटी, आटा खरीदिएगा उस पर जीएसटी, पनीर खरीदिएगा उस पर जीएसटी, दूध खरीदिएगा उस पर जीएसटी, ब्रेड खरीदिएगा उस पर जीएसटी, आलू पराठा खरीदिएगा उस पर जीएसटी, सब चीज पे जीएसटी, नमक खरीदिएगा उस पर जीएसटी, सब चीज पे जीएसटी। मतलब आप भरम में मत रहिए कि आप कर नहीं देते हैं, एकदम देते हैं। पनीर खरीदते हैं ना, आटा खरीदते हैं ना, सिलेंडर खरीदते हैं ना, सब चीज पर तो जीएसटी है। तो आप भी टैक्स देते हैं। तो जो भारत की आम जनता टैक्स देती है, उसी से देश चलता है। तो अब हम टैक्स देते हैं, तो खर्च जो हो रहा है वह संवैधानिक तौर पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी सूचना पाने का अधिकार हमें है कि ना है? पहले नहीं था लेकिन अब है। जैसे इसको ऐसे समझिएगा, आपके पिताजी आपको प्रत्येक माह ऑन एवरेज 5,000 रुपया देते हैं। तो आप कहां खर्च किए यह जानने का अधिकार आपके पिताजी को है ना हो? भले वो आपसे पूछे या नहीं पूछे, लेकिन अधिकार तो है। वो पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। अगर बेटा सुपुत्र है, लायक है, तो उससे नहीं पूछा जाता है। अगर बेटा कुपुत्र है, नालायक है, निकम्मा है, बेहया है, पतित है, तो उससे पूछता है गार्जियन, 5,000 दिए क्या किया? अच्छे हैं, नहीं पूछेगा आपका गार्जियन। गार्जियन का आप पे विश्वास है, नहीं पूछेगा। 5,000 के बदला वो 10,000 भेज देंगे आपको। तो एकदम प्रयास कीजिए नालायक बेटा बनने का नहीं, बल्कि लायक बेटा बनने का प्रयास कीजिए। और लायक और नालायक आपका चाल चरित्र बता देता है कि आप कैसे हैं।
आपको जो जन्म दिया है उसको तो पता चल ही जाएगा कि आप क्या है, समझ गए। तो शुरुआती दौर में सूचना का अधिकार भारत के आम नागरिकों को नहीं था, लेकिन आज के डेट में सूचना का अधिकार भारत के आम नागरिकों को है। आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि कहां क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, देश में सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में ही, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में पारित हुआ, उसी के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। केंद्रीय सूचना आयोग भी एक बहुसदस्यीय निकाय है। इस निकाय में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा कुछ अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, उन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, उन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत के राष्ट्रपति उन सभी की नियुक्ति स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि एक समिति के सिफारिश पर करते हैं। और वो भी 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करते हैं। देखिए देखिए, ये टोपी वाला पकड़िए तो, पकड़िए पकड़िए पकड़िए, कहां कहां? अच्छा ठीक है, जाइए जाइए, नानी याद दिला देते उसको अभी, समझे? अरे महाराज हर क्लास में बोलते हैं, आप लोग एक बात को 72 बार बुलवाते हैं। देखिए, कुछ कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए। जैसे कम से कम 2 घंटा बिना पानी, बिना बाथरूम के बैठने की कैपेसिटी आपके भीतर होनी चाहिए। कंपटीशन के इस युग में जरूरी है ये। अगर नहीं है आप में, लगातार 2 घंटा आप नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तब। अगर आपको कोई रोग है, जैसे कि मान लीजिए किसी के किडनी में स्टोन है, पेट में स्टोन है, तो इस स्थिति में जो है उसको पानी ज्यादा पीना होता है, समझ गए? तो पानी ज्यादा पीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है बाथरूम ज्यादा बार जाना होगा। अब आप स्वस्थ नहीं हैं तब आप जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और अभी जवान जहान है महाराज, 20-22 बरस उम्र हुआ होगा, अभी आप लोग का क्या हुआ, कुछ हुआ है जी? ठीक है, 20-22 बरस उम्र है, जवान जहान है, अभी सब चीज का विकास कीजिए अपने अंदर महाराज। 2 घंटा एक जगह बैठ करके रहिए। 1-1.5 घंटा का क्लास लगता है, उसमें आप 5 मिनट जाइएगा, पानी पीजिएगा, फिर बाथरूम जाइएगा, फिर पानी पीजिएगा। इसमें कैसे होगा बताइए? ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ये क्लासरूम में आने के बाद जो है ना, पानी या बाथरूम बंद, समझ लिखिए। हाँ, बता रहे थे, सॉरी बता रहे थे, यहाँ हाँ। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में पारित हुआ, इसी के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। और यह बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा कुछ अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, उन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ध्यान रहे, भारत की राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, बल्कि भारत की राष्ट्रपति यहां पर भी 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। और जो 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं, उन 3 सदस्यों में एक आपको पीएम प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरा शांत रहिए ना, सब में एक बात होता तो फिर क्या था? लीडर ऑफ अपोजिशन,
अपोजिशन ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा में विपक्ष का नेता। और तीसरा होता है प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक केंद्रीय मंत्री। प्रधानमंत्री तय करेंगे कि एक कौन कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे, तो प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री। इस तीन समिति के सिफारिश पर ही भारत के राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। और इन लोगों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। जो भी पहले पूरा हो उस अनुसार जो है ये लोग अपने पद को छोड़ते हैं और अपने कार्यकाल के दौरान ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पद छोड़ सकते हैं और इन्हें पद से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित हुआ। कुमकुम जी नहीं हो पाएगा सर, रिप्लाई दीजिए। केंद्रीय पूछा गया है सर 126 में, चलिए एक्सटेंडेड हो गया है। लक्ष्मी चौधरी जी, अच्छा लिखा देंगे। राज्यसभा लोकसभा सीट नहीं लिखा है आपके बैच में क्या? बोले थे लिख लीजिएगा, पता नहीं आप लोग लिखे हैं। एक लक्ष्मी चौधरी को दिक्कत है, ठीक है, अच्छा ठीक है, लक्ष्मी चौधरी को दिक्कत है तो ठीक है, हम लिखा देंगे, ठीक है, आपके लिए हम लिखा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये क्या है? अब किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए लिखा दे रहे हैं, तो उसमें आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो ये तो बढ़िया बात है, इसमें कूका मैं करने का, यानी आप लोग का स्तर बड़ी नीचा है। वो हे भगवान महाराज, सबसे पहले कंपटीशन पास करना है, अपने थिंकिंग लेवल को ऊंचा कीजिए, समझ गए? और आपका थिंकिंग लेवल कैसा हमको समझ में आ गया। आप मतलब आपका थिंकिंग लेवल है, अगर कोई लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है रोड पे तो दोनों जीएफ बीएफ ही है। इस स्तर का आपका थिंकिंग लेवल है। हो सकता है भाई बहन हो, यह भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। आप तो दोनों को जानते नहीं है कि क्या रिलेशन है, समझ गए? अरे ऊंचा कीजिए महाराज, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। बट लिखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित हुआ। पारित हुआ है, क्या हुआ इसको? है क्या हुआ जी? दोबारा लिख ली तो क्या होगा? एक से एक नमूना। फुल स्टॉप। इस अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 2005 को इस अधिनियम, ठीक है, तहत या आधार दोनों एक ही बात है। हो हे भगवान, इस अधिनियम के आधार पर या इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के आधार पर या इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के आधार पर या इस अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 2005 को 12 अक्टूबर 2005 को 12 अक्टूबर 2005 को
केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तीन सदस्यीय समिति के सिफारिश पर की जाती है, जो निम्न है। एक नंबर में प्रधानमंत्री, दो नंबर में लोकसभा में विपक्ष का नेता, तीन नंबर में प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री। 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 अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष 5 वर्ष या 65 वर्ष कॉस्ट में जो भी पहले हो होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। जो भी पहले हो होता है इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपने कार्यकाल अगला पॉइंट इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है।
भारत के राष्ट्रपति को देता है, भारत के राष्ट्रपति को देता है। इस आयोग उसी में, इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही पद से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही पद से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। फुल स्टॉप। आगे देखिए, अब सुनिए। एगो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक का मतलब समझते हैं? जीवन में तो कभी नहीं समझाए हैं हम। अच्छा, कहां समझाए हैं? थोड़ा सा याद कीजिए तो। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 29, 30 पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को समझाते हैं। अल्पसंख्यक, अल्प का मतलब कम, संख्या का मतलब संख्या। जिसकी संख्या कम है अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक, बहु का मतलब अधिक। जिसकी संख्या अधिक है बहुसंख्यक। भारत में हिंदू बहुसंख्यक में आता है। हिंदू के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब अल्पसंख्यक में आता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ। इसके बाद बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 में हुआ। 2007 में हुआ। फिर आपको देश के भीतर पर्यावरणीय मुद्दा जैसे प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम लाया गया और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 ईस्वी में ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोग का गठन किया गया और इसका काम है पर्यावरणीय मुद्दा, विशेष तौर पर प्रदूषण को कंट्रोल करना। जैसे कि दिल्ली के भीतर दिवाली के आसपास जो वायु प्रदूषण देखने को मिलता है, उस वायु प्रदूषण पर कंट्रोल करना एनजीटी का काम है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम है। एनजीटी का काम है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का काम है। लेकिन होता क्या है, प्रत्येक वर्ष दिवाली में दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होगी, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट 4 बार केंद्र सरकार को डांट देगा, तब तक में दिवाली खत्म, वायु प्रदूषण भी खत्म। फिर अगला साल भी वही होगा, अगला साल भी वही होगा। जब से हम होश संभाले हैं, जब से थोड़ा सा समझने लगे हैं विषय को, तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष हम तो यही देख रहे हैं। कोई फाइनल कुछ नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं, नथिंग। यहां की सरकार जो है ना, अगर भारत पिछड़ा है, देखिए एक होता है हाथी का दांत, हाथी का दांत, हाथी का दांत एक खाने वाला, एगो दिखाने वाला। तो भारत दिखने में बड़ी बढ़िया है,
भारत के नेता दिखाने में बड़ी आगे हैं, लेकिन भारत की सच्चाई बहुत खराब है। जो देश 115-20 देश, विश्व के 115-20 देश में भूखमरी सूचकांक में 106वां रैंक लाए, प्रत्येक दिन 20 करोड़ लोग भूखा सोए, उस देश की आर्थिक स्थिति समझ सकते हैं आप। कहने के लिए हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कहने के लिए हैं भी, लेकिन चंद लोगों के हाथ में पैसा है। सरकार की नीतियों के कारण गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। यही ना हो रहा है, समझे। पॉलिटिशियन के विषय में क्या बोला जाए, समझे। एक प्रोस्टिट्यूट धंधा होता है, बेश्यावृत्ति, बेश्यावृत्ति से भी गया गुजरा होता है पॉलिटिशियन, समझ। लिखिए, ज्यादा कुछ नहीं लिखिएगा। आप जो है ना, इन चीजों को स्टार मार के, सॉरी नोट दे करके 2-3 पॉइंट में लिखिएगा, नोट दे करके। नोट में पहला पॉइंट, भारत के भीतर मेरे फाउंडेशन का बैच टारगेट में चेंज नहीं हुआ था। फाउंडेशन लिए हैं तो फाउंडेशन न पढ़िएगा। ओम स्वामी विवेकानंद जी, आपको कनेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए, भारत के भीतर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के अधिकारों के संरक्षण हेतु, भारत के भीतर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के भारत के भीतर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के अधिकारों के संरक्षण हेतु, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 ईस्वी में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत अक्टूबर 1993 ईस्वी में धनंजय चौबे जी, घर में जब भोज होता है गांव घर में, तो एक टाइम खाने के लिए बुलाया जाता है। अब जाकर के 2 टाइम खाइएगा थोड़े होगा। तो जो बैच परचेज किए हैं उसी में ना आप पढ़िएगा हो। अब ऐसा थोड़े है कि आप फाउंडेशन लिए हैं तो हम आपको टारगेट में ऐड कर देंगे, टेस्ट में ऐड कर देंगे और मैथ में ऐड कर देंगे, सब चीज में ऐसा थोड़े होता है जी। जो बैच लिए हैं उस बैच में आप पढ़िए। चलिए, अक्टूबर 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। आगे अगला पॉइंट 2 नंबर में, 2 नंबर में
2 नंबर में बच्चों के बच्चों के बच्चों के अधिकारों बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु 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 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 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 2005 में पारित हुआ। 2005 में पारित हुआ, जिसके तहत जिसके तहत 2007 ईस्वी में प्लीज रिप्लाई सर। अच्छा, क्लास कीजिए पता चल जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके अंतर्गत आता, मतलब किसके अंतर्गत आता, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्वेश्चन स्पष्ट कीजिए, कुछ भी बोल दीजिएगा तो थोड़े हम जवाब दे देंगे। क्वेश्चन स्पष्ट कीजिए, क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ लोग बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं, ना हम ओवर स्मार्ट हैं, ना हमको ओवर स्मार्ट लोग पसंद है, साधारण है, साधारण लोग ही हमको पसंद है। लिखिए, जिसके तहत 2007 ईस्वी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। रवि कुमार, हमको लगता है रवि कुमार, हम जो आपको लिखा रहे हैं, मतलब वो लिखता ना है तब न कमेंट करता है, ठीक है। और देखिए, जो चीज पिछले क्लास में वो प्रेजेंट था, पिछले क्लास में भी वो क्लास किया है, लेकिन फिर भी जो है, मतलब ये जो है अवशिष्ट पदार्थ, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। या फिर होता क्या है जानते हैं? अरे मार्केट बड़ी गंदा है, हो जानते हैं। हम लोग जो है ना, हम आपको अपने विषय में बता रहे हैं कि हमको खुद के विषय में सोचने का फुर्सत नहीं होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, सही बता रहे हैं कि हम अपना कपड़ा खुद नहीं खरीदते हैं। हमको कोई कपड़ा खरीद के ला के देता है तब हम पहनते, नहीं तो जो है वही पहनते रह जाते हैं। ये बात विश्वास योग्य है, लेकिन ये सत्य है। हमको खुद के विषय में सोचने का फुर्सत नहीं मिलता। हाय महाराज, आप लोग तो कुछ और ही सोच लगते हैं। समझे? तो हमको खुद के विषय में सोचने का फुर्सत नहीं है कि हम दूसरे के विषय में सोचे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो खुद के विषय में नहीं सोचता, दूसरे के विषय में खूब सोचता है, ठीक है।
तो अब तो ऑनलाइन का जमाना है, 200-250 में बैच मिलता है। तो कुछ टीचर जो है ना इस प्रकार का काम करता है, क्या करता है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ को जो है दूसरे के क्लास में भेज देता है और कमेंट करवाता है, समझ गए। तो हमको लगता है रवि कुमार उसी में से एक है, क्योंकि कमेंटे कर रहा है। जब कमेंटे लिख रहा है तो कॉपी में खाक लिखेगा, तो हमको लगता है क्या है, बैड एलिमेंट, डिस्टर्बिंग एलिमेंट, अवशिष्ट पदार्थ, समझ गए। लिखिए आपको प्रॉब्लम है, हम बताने के लिए एकदम है। अरे हम तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व भी करने के लिए, लेकिन आपका जो नेचर है वो तो सीधा बताता है कि आप लगता है भेजे हुए हैं किसी के द्वारा। हमको तो ऐसा लगता है, तो खैर भेजे हुआ हमारा खाक उखाड़ेगा कोई, समझिए। दिन रात तो क्वेश्चन बैंक देखते हैं, दिन रात तो पढ़वे करते हैं, समझिए। तो क्वेश्चन का जवाब तो हम आपका देबे करेंगे, लिखिए। अब तीसरा पॉइंट, और एक बात बताते हैं, हमारा जो रूम ओनर है, हमको भी ये सब चीज पता नहीं था, लेकिन हमारा रूम ओनर हाल फिलहाल में क्लियर किया है, बताया हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले। तो 2019 का बात हम बताते हैं। 2019, हम 2017 से पढ़ाना शुरू किए हैं। 2019 में जो है हमको, 2019 में हम भी फेसबुक चलाते थे, तो हमको फेसबुक पर बहुत परेशान किया गया, ठीक है। यानी सोशल मीडिया पे हमको बहुत परेशान किया गया, जिस वजह से हम सोशल मीडिया यूज करना ही छोड़ दिए हैं, समझ गए। हम यूज नहीं करते हैं, एक व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीग्राम भी ना के बराबर कभी काल यूज करते हैं, लेकिन ना के बराबर ही करते हैं। मैसेज भरा पड़ा है, टेलीग्राम बना हुआ है, लेकिन यूज नहीं करते हैं। व्हाट्सएप पे तो फोटो स्टेट वाला क्वेश्चन भेजना है, टाइपिंग वाला को क्वेश्चन भेजना है, फोटो स्टेट सॉरी व्हाट्सएप से काम होता है, तो व्हाट्सएप यूज करते हैं प्रॉपर वे में, दूसरा कुछ भी यूज नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है हमको डिस्टर्ब किया गया था, और यहाँ तक कि रूम ओनर हमको बता रहा था, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले का घटना है, ऐसे कुछ हुआ था, जैसे जब आपस में दो चार लोग बैठते हैं तो बात बात में बात नहीं खुल जाता है। तो हमको इस कैंपस में जो है हमारे एक दोस्त लाए थे जो पहले से इस कैंपस में थे, वो जनरल कंपटीशन का तैयारी नहीं करवाते, वो अलग चीज़ का तैयारी करवाते हैं। तो वही हमको इस कैंपस में जगह दिलवाए थे। तो एक रोज हुआ कि रूम ओनर के पास वो भी बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे, रूम ओनर भी थे। तो जो है ऐसे बात चल रहा था सबका, तो उसमें मेरा बात चला, तो पता चला रूम ओनर हमको बोला, रूम ओनर अंकल जी हमको बोले कि जो है आपके पीछे तो बहुत लोग लगा था, समझ गए, आपको जो है आगे नहीं बढ़ने दे, लेकिन आप अपने लक्ष्य को पकड़े रहे और मेहनत करते रहे, और आप इधर उधर बायां दायां नहीं झांके, इसलिए आप अभी आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। तो वहीं पर बात खुला कि हमारे क्लासरूम में जो है इस कैंपस का ही कोई टीचर लड़की भेजता था हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, समझ गए, इस कैंपस का कोई टीचर, समझ गए। उसके बाद जो है वही टीचर जो है हमको फेसबुक पर तथा अन्य सोशल साइट पर परेशान भी लड़की के द्वारा करवाया। लेकिन हमारा 1 सितंबर 2017 को टीचिंग लाइन में आए थे प्रॉपर वे में कि अब जीवन इसी में खपाना है। उसी रोज अपने आप से यह प्रॉमिस किए थे कि इस लाइन में आने के बाद, टीचिंग लाइन में आने के बाद लड़की क्या होता है उसका जो है एकदम से मतलब ही नहीं समझना कि लड़की होता क्या है, समझ गए। बस हमारे क्लासरूम में अगर कोई लड़की आती है, वो हमारी छात्रा है, वो हमारी बहन है, हम उनको गाइड करेंगे, हम उनको पढ़ाएंगे। इससे ज्यादा लड़की के विषय में सोचना ही नहीं है। और शुरुआती दौर में तो हम लोग ये भी सोचे थे, हम बिट्टू सर दोनों आदमी ये सोचे थे कि लड़की को पढ़ाना ही नहीं है। शुरुआती दौर में हम लोग ये सोच करके आए थे, लेकिन बाद में जब इस लाइन में आए तो फिर हमने इस बात को अनुभव किया कि अगर सिर्फ लड़का को पढ़ाएंगे तो कोचिंग ग्रो नहीं होगा। ये बात हमने अनुभव किया, तो फिर हमको लगा नहीं, ये निर्णय हम लोगों का गलत है। तो फिर लड़की को एंट्री दिए, और फिर बिट्टू सर तो हाल फिलहाल तक लगभग 1 साल पहले तक कहते रहे हैं कि लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो बिट्टुए सर दोनों साइड लड़की को आगे में बैठवाते हैं, समझ गए। तो ये बात है
तो जीवन में एक बात हम आपको बता रहे हैं, जीवन में अगर आप आगे बढ़िएगा ना, तो लोग जो है ना पैर खींचने वाला बहुत है, आपको धक्का देने वाला कोई नहीं है, लेकिन पैर खींचने वाला बहुत है। आपको जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने लक्ष्य को पकड़े रहिए, और आपकी जो विचारधारा है आप उसको पकड़ के रखिए। अपने आप से कुछ वादा कीजिए कि हमको ये करना है मतलब करना है, हमको ये नहीं करना है मतलब नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब चीज आपके भीतर होनी चाहिए, तभी जाकर के आप जीवन में बहुत आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। समझ गए? और जब कोई भी नया बैच देते हैं, अभी भी हम आपको बता रहे, खैर अब तो ये सब काम हमको नहीं लगता है भेजना चाहिए, क्योंकि लोग भेज करके परेशान हो गए हैं। तो अब भी अगर हम कोई नया बैच देते, ये सत्य बात है, जो सत्य है वो सत्य है। अभी भी अगर कोई नया बैच देते हैं तो नया बैच में कुछ अवशिष्ट पदार्थ जो है 2-4 दिन 10 दिन मैसेज करता है, लड़का या लड़की जो भी परेशान करता है। हर न्यू बैच में हमको 10 से 15 दिन परेशान किया जाता है, लेकिन जैसे ही एक रोज बैच में फट्टा चल गया, सब नशा उतर जाता है। फिर काहे के लिए व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम मैसेज? नहीं तो हर बैच में ऐसा होता है, समझे? लिखिए अब, लिखिएगा। देश के पर्यावरणीय मुद्दा को सुलझाने के लिए देश के पर्यावरणीय मुद्दा को सुलझाने के लिए 2010 ईस्वी में देश के पर्यावरणीय मुद्दा को सुलझाने के लिए 2010 ईस्वी में केंद्रीय 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया। देखिए, हम आपको पॉलिटी में बोले हुए थे 100 क्लास, मनीषा या मनीष जो भी है, हम नाम सही से नहीं पढ़ पाए हैं। 100 क्लास, 89वां क्लास चल रहा है, 10 से 11 क्लास और लगेगा। 100 क्लास हमको पता था, लिखा करके पढ़ाने में 100 क्लास हमको लगता है पॉलिटी में। 89वां क्लास चल रहा है, 10 से 11 क्लास और होगा पॉलिटी में, ठीक है? और उसके बाद आपके बैच में ज्योग्राफी लाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। रुकिए, गेट बंद कीजिए सब हो। हाँ, चलिए अब आइए, याद कीजिए मेरे साथ। कहां से बताना शुरू किए थे? चलिए आइए, इधर आइए, इधर। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? 1900। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 1992। और राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? महिला एवं बाल विकास।
राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा, वर्तमान की अध्यक्षा रेखा, वर्तमान की अध्यक्षा रेखा शर्मा। आगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस आयोग के सिफारिश पर हुआ? संथानम आयोग। संथानम, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस आयोग के सिफारिश पर हुआ? संथानम, संथानम, संथानम आयोग। ठीक है, अब बताइएगा कि आपको संथानम आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1964। ठीक है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक आयोग का दर्जा कब दिया गया? 1998। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों? 4 वर्ष या 65 वर्ष? 4 वर्ष या? इनको पद से कौन हटाता है? भारत के। इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के। कितना सदस्य समिति? उस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का। इतना बात क्लियर? चलिए आगे बताइएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 2000। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के। कितना सदस्य समिति? और उन 3 समिति में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट। इतना बात क्लियर? आगे बताइएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ है? 1993। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2000। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 2000। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 2000। और ध्यान दीजिएगा, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य होते हैं वह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं। यह बात लिखा है नोट में ही, चौथा पॉइंट में लिखिएगा। नोट में चौथा पॉइंट में लिखिएगा। नोट में चौथा पॉइंट में लिखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इस चैप्टर में एक क्लास लगता है और लग जाएगा। संवैधानिक बता दिए हैं, सांविधिक बता दिए हैं, संविधानेतर या गैर संवैधानिक बताना है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म और फिर लास्ट चैप्टर संविधान संशोधन, फिर और भी जो बचा खुचा चीज होगा उसको देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब निकल जाइएगा। AK भट्ट जी, ऑब्जेक्टिव का आंसर पॉलिटी खत्म होते होते मिल जाएगा।